दोस्तों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। और आज मैं एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूं जेम्स हेडली चेज की ज़बरदस्त कहानी बेरहम कातिल। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने में देर मत कीजिए, जिससे आपको आने वाली कहानियां टाइम पर मिलती रहें। तो आइए जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। वो बगैर सोचे समझे बोलती चली गई। पैरी का गला सूख गया। जिम्मी बड़ी घिनौनी हंसी हंसा। शैला भी जिम्मी की खूंखार आंखों में उसके वहशी इरादों की झलक देख चुकी थी। वो पैरी के साथ लाउंज में पहुंच गई। जिम्मी उनके पीछे पीछे आया और दरवाजे में खड़ा होकर बोला, सुनो पैरी, कोई होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पैरी ने अपनी आवाज की कपकपाहट पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। जिम्मी ने सिर हिलाया और किचन की तरफ चला गया। शैली फिर पैरी की तरफ पलटी। ये सब क्या है? खामोश रहो। उस वहशी दरिंदे को गुस्सा ना दिलाओ, समझी तुम? उसने पहले ही मुझे यहाँ बंधक बना रखा था। ऊपर से तुम भी यहाँ फंसी हो। उसने 6 कत्ल किए हैं। पुलिस उसकी तलाश में है। वो किसी जहरीले नाग की तरह खतरनाक है। 6 कत्ल? शैला ने फटी फटी आंखों के साथ दोहराया। हाँ, 6 कत्ल। और उसने कहा है कि अगर मैंने कोई होशियारी दिखाई दी तो 7वां कत्ल वो मेरा करेगा। अब गौर से मेरी बात सुनो। वो मुझे जुनूनी लगता है। हमें उसके साथ बड़ी सावधानी से चलना होगा, समझी तुम? अब कोई ऐसी बात नहीं करना जिससे वो भड़क उठे। हमारी जिंदगी अब उसकी मुट्ठी में है। मेरी समझ में तो ये भी नहीं आ रहा कि तुम यहाँ क्यों चली आई। मैं तुम्हें बताकर तो आया था कि मुझे थोड़ी तन्हाई की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी स्क्रिप्ट पूरी कर सकूं। ओह पैरी, मैं तो बड़ी आस लेकर आई थी। मैंने महसूस किया था कि तुम्हारे साथ मेरा व्यवहार कभी भी ठीक नहीं रहा। मैं तुमसे बहुत सी बातें करने आई हूँ। अच्छा अच्छा, ये सब बाद में देखा जाएगा। फिलहाल तुम ये याद रखना कि हमें इस जुनूनी कातिल की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करना, वरना हम अपनी मौत का सामान खुद अपने हाथ से करेंगे। पैरी ने उसे समझाया। उसी वक्त उन्हें जिम्मी के सीटी बजाने की आवाज़ सुनाई दी। पैरी शैला के करीब खिसक गया और उसने अपना बाजू शैला के कंधों के गिर्द लपेट दिया। तभी जिम्मी अंदर आया। हाँ तो पैरी, तुमने अपनी बेवकूफ़ पत्नी को सब कुछ समझा दिया ना? वो शैला के अंदर ही अंदर पेच ताव खाने पर मुस्कुरा रहा था। हाँ, पैरी ने सिर हिलाया। जिम्मी ने शैला की डरी डरी आंखों में झांका। जो कुछ तुम्हारा ये बेचारा पति तुम्हें समझा रहा है उसे अच्छी तरह समझ लो, तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वो पैरी की तरफ मुड़ा। और पैरी, अब जबकि तुम्हारी प्यारी और बेवकूफ़ पत्नी यहाँ आ ही गई है, तो तुम मेरा वो काम करने के लिए तैयार हो जाओ जिसका वादा तुमने किया था। कौन सा काम? पैरी को एकदम से कुछ याद नहीं आया। अगर तुम्हारी याददाश्त इतनी ही कमज़ोर है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम अभी और इसी वक्त अपने बैंक जाओगे और वहाँ से $25,000 लाकर मुझे दोगे, क्योंकि मुझे उनकी तुमसे ज़्यादा ज़रूरत है। पैरी एकदम उठ खड़ा हुआ। नहीं, मैं अपनी बीवी को तुम्हारे रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। मैं शैलो को अकेले छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा। अच्छा, जिमी गुर्राया। तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी जाएगा। ज़रा इस तरफ देखो। उसने कमरे में चारों तरफ देखा, फिर एक मेज़ की तरफ गया जहां एक बड़ी सी धातु की एस्ट्रे रखी थी। जिमी ने वो एस्ट्रे उठाई और अच्छी खासी मजबूत एस्ट्रे इस तरह हाथों से मसल दी जैसे वो सिगरेट की पन्नी हो। वो धातु का गोला उसने जोर से पैरी के कदमों में उछाल दिया और शब्द चबा चबा कर बोला, मिस्टर पैरी, मैं तुम्हें एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। एक बार मेरा वास्ता तुम जैसे ही पति पत्नी से पड़ गया था। उन बेवकूफ़ों ने यह गलती की थी कि उन्होंने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था। बस मुझे गुस्सा आ गया। मर्द साले को तो ऐसा झापड़ मारा कि उल्लू के पट्टे की गर्दन ही टूट गई और पत्नी खामखा ही चीखने लगी। फिर दोनों हाथों से उसका सिर दबाया तो उसका भेजा कानों के रास्ते बाहर आ गया। वो शैला की तरफ देखकर हंसा, एक घिनौनी हंसी, और बोला, तुम समझ रही हो ना बेबी, ये मेरे लिए मामूली काम है। उसने चुटकी बजाई। शैला कांप उठी। पैरी का चेहरा कोरे लट्ठे की तरह सफ़ेद हो गया। उसके होठों से एक शब्द भी नहीं निकला।
जिम्मी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। हाँ तो मिस्टर पेरी, तुम काम करोगे या फिर मैं तुम्हारी खूबसूरत पत्नी का खूबसूरत सिर अपने हाथों में लेकर उसे नींबू की तरह निचोड़ दूं? पेरी, खुदा के वास्ते जो कुछ ये कहता है वो करो, शैला खौफ से चिल्ला उठी। लेकिन पेरी में न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी कि उसने करीब रखा फूलदान उठाकर किसी हथियार की तरह हाथों में थाम लिया और जिम्मी पर जा पड़ा। जिम्मी जैसे पहले ही उसके लिए तैयार था, उसने पेरी को इतनी जोर का धक्का दिया कि पेरी लड़खड़ाता हुआ दीवार से जा टकराया। उसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे और वो वहीं कालीन पर ढह गया। वाह वाह, बहुत अच्छी कोशिश थी ये, जिम्मी चढ़ाते हुए बोला। लेकिन मैंने अच्छी कोशिश नहीं की, वरना तुम्हारी ये गर्दन। उसने हाथ के इशारे करते हुए मुंह से कड़क की आवाज निकाली। शैला की आंखें खौफ से फट पड़ी। पैरी चोट को सहलाता हुआ उठने की कोशिश करने लगा। जिम्मी दांत पीस कर बोला, पैरी, तुम जाते हो या मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूं, या तुम्हारी प्यारी पत्नी का मगज फोड़ दूं? शैला के मुंह से चीख निकल गई। उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। पैरी ने अपना सिर झटक कर अपने होश व हवास बहाल करने की कोशिश की। उसके एक ही धक्के से पैरी को उसकी ताकत का अंदाजा हो गया था। उसे यह भी याद आ गया था कि गाड़ी में यहाँ आते वक्त किस तरह जिम्मी ने पीछे से गाड़ी उठाकर उसे दलदल से निकाल दिया था। वो गोरिल्ले जैसा इंसान उसकी कल्पना से भी अधिक ताकतवर था। देखो पैरी, तुम अपनी बीवी की तरफ से बेफिक्र हो जाओ, मैं से कुछ नहीं कहूँगा। तुम मेरे साथ चालाकी मत करना, मैं भी तुम्हारे साथ सीधा चलूँगा। तुम जाकर मुझे बैंक से रकम ला दो, ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी पत्नी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ये मेरा वादा है, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। पैरी मजबूरन उठते हुए बोला, तुम अपने काम से काम रखना और मेरी बीवी से कुछ मत कहना। मैंने वादा किया है और उस पर कायम रहूँगा, बशर्ते कि यह मोहतरमा कोई चालाकी करने की कोशिश ना करें। शैला पर कंपकपी सी छा गई। पैरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डार्लिंग, मुझे जाना पड़ेगा, तुम कमरा अंदर से लॉक करके मेरे वापस आने का इंतज़ार करना। शैला ने किसी चाबी वाली गुड़िया की तरह सिर हिलाया और पैरी बोला, देखो, कोई ऐसी बात मत करना जो जिम्मी को नाराज़ कर दे। ये पैसा लेकर चला जाएगा और फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। बस बहुत हो चुका, जिम्मी ने कहा, अब चल दो, कहीं बैंक बंद ना हो जाए। तुम वो जीप लेकर जाना जो तुम्हारी पत्नी लेकर आई है, और हाँ, आते वक्त अंडे, प्याज, सब्ज़ी और ऐसी ज़रूरत की चीज़ें भी भर लाना, क्योंकि एक तो इनकी ज़रूरत है, दूसरे लोग यही समझेंगे कि तुम ज़रूरत से बाज़ार आए हो। जीप में पेट्रोल भरवा लेना। मेरा ख्याल है कि यहाँ से फ़रार होते वक्त मैं इस जीप का इस्तेमाल करूँगा। चलो, अब दफ़ा हो जाओ। जिम्मी ने रिवॉल्वर से दरवाजे की तरफ इशारा किया। पैरी मुड़ मुड़ कर शैला की तरफ देखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उस वक्त करीब 4 बजे थे जब पैरी ने जीप बैंक के बाहर खड़ी करी। बैंक के इर्द गिर्द ज़्यादा रश नहीं था। पैरी बैंक में दाखिल हुआ। ज़्यादातर स्टाफ जा चुका था। सिर्फ एक अधेड़ उम्र की महिला काउंटर पर बैठी कुछ हिसाब किताब कर रही थी। उसकी आहट पर महिला ने सिर उठाया और मुस्कुराकर बोली, अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो आप मिस्टर पैरी हैं? क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ? पैरी ने छूटते ही पूछा। जी हाँ, ज़रूर, वो अपने केबिन में है, उसने इशारे से बताया। पैरी तेजी से मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़ा। उसका जहन शैला की तरफ ही लगा हुआ था। कहीं उसे कुछ हो न जाए, कहीं वो कोई मूर्खता न कर बैठे, कहीं वो उस जुनूनी कातिल को भड़का न दे। मैनेजर पैरी को देखकर खुश हुआ। उससे हाथ मिलाते हुए वो उसका हालचाल पूछने लगा। मैं ज़रा जल्दी में हूँ मिस्टर फ्रेडी, पैरी ने जल्दी से कहा। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। क्यों नहीं मिस्टर पैरी, ये आपका ही बैंक है और यहाँ हम आपकी खिदमत के लिए ही तो बैठे हैं, मैनेजर ने खुश दिली से कहा। मुझे करीब $25,000 की ज़रूरत है, पैरी ने बताया। ये तो एक बड़ी रकम है मिस्टर पैरी, और अभी आपके अकाउंट में इतनी रकम है भी नहीं। मैं जानता हूँ, पैरी ने गला तर करते हुए कहा। आप इस सिलसिले में मेरे न्यूयॉर्क वाले बैंक से संपर्क कर लीजिए, लेकिन इस वक्त मुझे ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन इस संबंध में हमें कुछ ज़रूरी कार्रवाई करनी होगी, मैनेजर ने कहा। मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है। आप तब तक रकम का बंदोबस्त करके रखें, मैं आधे पौने घंटे बाद वापस आता हूँ, पैरी ने कहा। ठीक है, आप शॉपिंग कराएं,
मैं तब तक इंतज़ार करता हूँ, मैनेजर ने कहा। पेरी बैंक से निकलकर मार्केट की तरफ बढ़ा। वो जल्दी से जल्दी सब काम निपटा कर घर जाना चाहता था। उसे हर पल शैला की तरफ से धड़का लगा हुआ था। वो जज्बाती सी लड़की थी और किसी भी वक्त कोई हिमाकत कर सकती थी। वो सेल्फ सर्विस स्टोर में गया और जल्दी जल्दी तमाम चीज़ें वो खरीद कर बाहर निकला तो उसकी निगाह रॉस पर पड़ी। उसका दिल तेज़ी से धड़क उठा। शैला के ख्याल ने उसे सब कुछ भुला दिया था। रॉस को देखकर उसके दिल में शदीद उबाल उठा कि उसे सब हाल सुना दे, लेकिन फौरन ही पैरी को जिम्मी की धमकियों का ख्याल आया और उसने बड़ी मुश्किल से खुद रोका। शेरिफ रॉस ने उसके साथ हाथ मिलाया। हेलो मिस्टर पैरी, आपको देखकर खुशी हुई। आप शॉपिंग करने निकले हैं? हाँ, पहले तो बारिश ने निकलने ही नहीं दिया। मुझे बैंक में भी कुछ काम था, इसी बहाने शॉपिंग भी कर ली। आप कुछ दिन इत्मीनान से काम करूंगा। मिस्टर पैरी, चलिए एक एक कप कॉफ़ी पीते हैं, रॉस ने कहा। पैरी कुछ असमंजस में पड़ा, लेकिन इनकार करके वो रॉस को किसी संदेह का मौका नहीं देना चाहता था। उसने गला साफ करके कहा, मैं बैंक में होकर आता हूँ, आप तब तक रेस्टोरेंट में चलकर बैठिए। रॉस रेस्टोरेंट की तरफ चला गया। पैरी बैंक में आया। मैनेजर बहुत मुस्तैद था। उसने रकम का बंदोबस्त कर लिया था। पैरी ने दस्तखत करके उससे भूरे रंग का मोटा लिफाफा ले लिया और उसे जेब में रखकर वो रेस्टोरेंट पहुंचा। रेस्टोरेंट में उस वक्त ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन सब के सब उसे पहचानते थे। सब के सब ने उसका मुस्कुराकर स्वागत किया। पैरी कोने की एक मेज़ की तरफ बढ़ा जहां रॉस बैठा हुआ था और उसी का इंतज़ार कर रहा था। पैरी ने मुस्कुराकर देखा। कॉफ़ी आ गई। पैरी ने महसूस किया कि रॉस उसे बहुत गौर से देख रहा है। पैरी ने अपनी बेचैनी पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया और कॉफ़ी का कप उठाकर होठों से लगाया और बड़ा सा एक घूंट लिया। रॉस ने भी एक घूंट भरा और पैरी से पूछा, मिस्टर पैरी, आपके यहाँ सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, पैरी ने जल्दी से जवाब दिया। मेरी बीवी कह रही थी कि कहीं आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। जैसी ही ये कीचड़ की मुसीबत ख़त्म होगी वो आपसे मिलने आएगी और आपके घर की देखभाल भी कर देगी। नहीं नहीं, रोज़ी को अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं। मेरी बीवी शैला भी आ गई है और यहाँ उसे घर की देखभाल के अलावा और कोई काम नहीं है। आपने बताया था कि आप यहाँ किसी फिल्म की कहानी लिखने आए हैं, रॉस ने दिलचस्पी से पूछा। हाँ, पैरी ने बड़ी कोशिश से अपना लहजा शांत करके रखा हुआ था। आपने रात को जिस कातिल का जिक्र किया था, हो सकता है वो मेरी स्क्रिप्ट का कोई किरदार बन जाए। उसके बारे में कुछ पता चला? अभी तक वो पकड़ा गया है या नहीं? यहाँ की सारी पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है और पुलिस का ख्याल है कि वो यहीं कहीं छुपा हुआ है, रॉस ने कुर्सी पर सीधा होते हुए कहा। आपका क्या ख्याल है, वो निकल भागने में कामयाब हो जाएगा? हमारी कोशिश तो यही है कि उसे यहीं से गिरफ्तार कर लें, वरना और मौके तो आएंगे ही। वो बहुत ख़तरनाक आदमी है। उसका यूं छुटा घूमना आदमखोर शेर का शहर में घुसाना है। यकीनन, पेरी ने अपने कप से घूंट भरकर कहा। उसके मन में उथल पुथल हो रही थी। उसका दिल शिद्दत से चाह रहा था कि उस जुनूनी कातिल से दूर इस शांत रेस्टोरेंट में वो रॉस को सब कुछ बताकर उससे मदद मांग ले। लेकिन नतीजा, ये सोचकर ही पेरी कांप उठा। उसे जिम्मी की बातें याद आ गईं। वो खुद को जिंदा पुलिस के हवाले नहीं करेगा और अगले जहान जाएगा तो बहुत से पुलिस वालों को अपने साथ लेकर। वो उस आदमखोर दरिंदे को छेड़ने की गलती नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि उसका पहला शिकार बनने वाले वो और शैला ही होंगे। लेकिन वो रॉस के ख्यालात तो मालूम कर ही सकता था कि अगर वो उसे मदद मांगे तो उसका तरीका और कार्यनीति क्या होगी। वो बोला, मिस्टर रॉस, कल रात जब उस कातिल की तलाश में आप मेरे घर आए थे तो मुझे ऐसा लगा था कि ये एक एक्शन फिल्म के लिए बेहतरीन विषय है। मैंने आज इस ख्याल में कुछ काम किया है। आप ठीक कहते हैं मिस्टर पेरी। आप जैसे रचनात्मक जहन वाले लोग किसी भी घटना से हरकत में आ सकते हैं। आज दिन भर मैं इस पर गौर करता रहा कि इसको कैसे एक अच्छी स्क्रिप्ट में ढाला जाए। पेरी ने सोचते हुए कहा, क्या आपने कोई खाका तैयार किया है मिस्टर पेरी? रॉस ने दिलचस्पी से पूछा। हाँ, मेरे खाके के मुताबिक ये खतरनाक जुनूनी कातिल एक लेखक के घर में घुस जाता है और उसे रिवॉल्वर के जोर पर बंधक बनाकर वहां पनाह हासिल कर लेता है। अचानक लेखक की बीवी वहां आ जाती है और कातिल उसे भी बंधक बना लेता है। अब इसके आगे क्या हो, मैं इसी पर सोच रहा हूँ।
बहुत खूब, रॉस ने दिलचस्पी से कहा। मिस्टर पेरी, मैंने आपकी तमाम फिल्में देखी हैं और मेरा ख्याल है कि ये फिल्म सब पर बाजी ले जाएगी। शुक्रिया, पेरी ने कहा। लेकिन अब सवाल ये है कि कहानी का अंत किस तरह किया जाए। अगर पुलिस को किसी तरह खबर हो जाए और पुलिस उन्हें छुड़ाने के लिए आए, तो कातिल सबसे पहले लेखक और उसकी बीवी को गोली मारेगा। फिर वो पुलिस के साथ मुकाबला करेगा। क्रॉस फायरिंग होगी तब तक, जब तक कि वो भाग ना निकले या मारा ना जाए। लेकिन मुझे ये एंड कुछ मुनासिब नहीं लग रहा है। रॉस लंबी सांस लेकर सीधा हो गया और बोला, मिस्टर पेरी, अगर आप पसंद करें तो मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ। हालांकि स्क्रिप्ट राइटिंग मेरा काम नहीं है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से मैं इस मामले में किस तरह देखता हूँ ये मैं आपको बता सकता हूँ। पेरी को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप ज़रूर बताएं, ये तो मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, वो बोला। रोज कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, फर्ज करो मिस्टर पेरी, जिस तरह हम रात को आपके घर आए थे, उसी तरह दो पुलिस वाले रात को आपके किरदार लेखक के घर आ सकते हैं। जिस तरह हम रात को वापस चले गए थे, उसी तरह उनमें से एक पुलिस वाला शक की बिना पर वापस आकर एक पेड़ पर चढ़ सकता है, ताकि मालूम कर सके कि कातिल वहां छुपा हुआ है या नहीं। पेरी अंदर ही अंदर चौंक गया। उसे अंदाजा हो गया कि रॉस सही कह रहा है। उसका कोई अफसर जरूर पेड़ पर चढ़ा हुआ घर की निगरानी कर रहा होगा। इस बात ने उसे हौसला भी दिया। बहुत खूब मिस्टर रॉस, वो बोला, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये बात तो कोई काबिल अफसर ही सोच सकता है। मगर इसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद थोड़ी होशियारी की ज़रूरत होगी। लेकिन मिस्टर पेरी, आपके जैसे तजुर्बेकार स्क्रिप्ट राइटर के लिए इसे अपनी कहानी के मुताबिक ढाल लेना बहुत आसान होगा। वो कैसे? पेरी ने कुछ बेसब्री से पूछा। देखिए मिस्टर पेरी, वो आदमी 6 लोगों का कातिल है, लेकिन उस पर कानून के हिसाब से केस चलना चाहिए और अदालत के जरिए उसे मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन कहानी में चूंकि उससे 2 और भी जानों का खतरा है, यानी आपका किरदार, लेखक और उसकी बीवी। ऐसी स्थिति में जो पुलिस अफसर पेड़ पर चढ़ा बैठा है, वो उस कातिल को गोली से भी उड़ा दे तो कोई हर्ज नहीं। रॉस ने बात को साफ और स्पष्ट करते हुए कहा। पेरी का दिल धक धक करने लगा। उसने सांस रोककर कहा, मगर किस तरह? वो कातिल को किस तरह मार सकता है? मेरी बात समझने की कोशिश करें मिस्टर पेरी। अब यहाँ आपकी फिल्म के किरदार को थोड़ी होशियारी से काम लेना होगा। वो किसी भी तरह कातिल को बाहर आने के लिए मजबूर करे। जैसे ही कातिल बाहर निकलेगा, पेड़ पर बैठा पुलिस अफसर उसे गोली मार देगा, क्योंकि उसका निशाना बहुत अच्छा है। अगर उसका वार कारगर ना हुआ तो कातिल उत्तेजित भी हो सकता है। अब आप ये सोचें कि कातिल को किस तरह घर से बाहर लाया जाए ताकि उसे गोली का निशाना बनाया जा सके। रॉस ने रॉस ने अर्थपूर्ण लहजे में कहा। पेरी के दिल में बेचैनी सिर उठाने लगी। रॉस की बातों से साफ जाहिर था कि कोई पुलिस वाला उसके घर के किसी पेड़ पर छुपा बैठा था। ये उसके हक में बेहतर भी हो सकता था और बदतर भी। पेरी को सोचने के लिए वक्त दरकार था कि वो इस स्थिति से किस तरह निपटे। उसने घड़ी देखी और उठ खड़ा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रॉस, आपने मेरी बहुत मदद की है। अब मैं इसी पहलू पर सोच सकता हूँ। रॉस ने पेरी से हाथ मिलाते हुए पेरी की आंखों में देखा और मजबूत लहजे में बोला, मिस्टर पेरी, आप फिक्र ना करें, हम हर वक्त आपके साथ हैं। पेरी तमाम रास्ते इसी पर सोचता रहा, लेकिन उसे कोई मुनासिब हल नहीं सूझा। जैसे जैसे वो घर के नज़दीक पहुंचता जा रहा था, उसकी हिम्मत पस्त होती जा रही थी और उसकी सारी प्लानिंग खाक में मिलती जाती थी। घंटी बजाने पर जब जिम्मी ने दरवाज़ा खोला और पेरी को उसका वहशी चेहरा दिखाई दिया, तो पेरी सब कुछ भूल गया। जिम्मी रिवॉल्वर की नाल उसकी तरफ सीधी करते हुए एक तरफ हट गया और हुक्म देते हुए बोला, मिस्टर पेरी, ये सामान एक तरफ रखकर दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक कर दो और अब इस दीवार से लगकर खड़े हो जाओ। याद रखना, अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो गोली तुम्हारा भेजा उड़ा देगी। पेरी ने बेबसी से सब कुछ किया जो जिम्मी ने कहा था। जिम्मी ने अपने बड़े बड़े मजबूत हाथों से पेरी की अच्छी तरह तलाशी ली और बोला, अभी तुम इसी तरह खड़े रहो, मैं ज़रा इन थैलों को देख लूँ। अगर मुझे सामान में रिवॉल्वर या कोई अन्य हथियार मिल गया तो समझो तुम्हारी खैर नहीं। मेरे पास यहाँ बहुत वक्त है, मैं तुम्हें अपनी पसंद के तरीके से मारूंगा।
यहाँ गोली चलाकर मैं किसी का ध्यान नहीं आकर्षित करना चाहता। पैरी वहीं खड़ा खौफ, नफरत और गुस्से से कांपता रहा। जिम्मी ने सारे थैले वहीं पलट दिए और फिर हंसकर बोला, शाबाश, तुम मुझे अक्लमंद आदमी मालूम होते हो। मेरी बीवी कहाँ है? पैरी ने पूछा। उसकी फिक्र ना करो, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, ऊपर अपने कमरे में सामान वगैरह खोल रही है। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम सहयोग करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ सीधा चलूँगा। तुम्हारी पत्नी बिल्कुल सुरक्षित है। अब तुम ये बताओ, जिस काम से गए थे वो हो गया है? हाँ, मैं रकम ले आया हूँ। वहाँ किसी से तुम्हारी मुलाकात तो नहीं हुई थी? नहीं, मैं सीधा गया और रकम लेकर वापस आ गया हूँ, पैरी ने धड़कते दिल के साथ कहा। जिम्मी ने लंबी डराने वाली हूँ की आवाज़ निकाली। रकम कहाँ है? जीप में है, पैरी ने जवाब दिया। तो यहाँ मत बैठो, पहले बाहर से रकम लाओ, ज़रा देखूं तो सही कि $25,000 देखने में लगते कैसे हैं, और जब हाथ में आते हैं तो इंसान को कैसा महसूस होता है। जिम्मी खुशी से दांत चमका कर बोला। एक पल में कितने ही ख्याल पैरी के दिल में आए। अगर वो जिम्मी से कहे कि वो खुद ही बाहर जाकर जीप से डॉलर निकाल लाए तो वह खुशी से बाहर चला जाएगा। तब तो बाहर पेड़ पर बैठे पुलिस वाले की गोली का निशाना बन जाएगा। क्या सोच रहे हो खड़े खड़े? जाओ, जाकर जीप से डॉलर निकाल लाओ, जिम्मी ने उसे रिवॉल्वर की नाल से टहोका देते हुए कहा। पैरी चौंका। उसने सोचा इस वक्त जिम्मी को खुद ही जीप से रकम लाने के लिए कहना उसे शक में डाल सकता था। जिम्मी की आंखों में शक था और वो सोच रहा था कि अभी अभी बाहर से आया है, हो सकता है इसने कोई चालाकी की हो। पैरी चुपचाप बाहर की तरफ चल पड़ा। जिम्मी उसके साथ साथ था, उसके हाथ में रिवॉल्वर था। उसने दरवाजे का लॉक खोला और बोला, पैरी खबरदार, कोई चालाकी ना करना, रकम लेकर फौरन वापस आओ। तो आगे की कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए